ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे ना अभी देखो पिछले में। तो ये क्वेश्चन देखो साइन जेड इज इक्वल टू 2। अब जब रियल में हम पढ़ते थे तो साइन की रेंज क्या होती थी, -1 to 1 होती थी ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, साइन जेड की रेंज है C स्टार, ठीक है। अब ये साइन जेड इज इक्वल टू 2 अगर मैं सोल्व करना चाहता हूं तो साइन जेड को अगर मैं एक्सपेंड करूं, साइन जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई लिख सकता हूं इसको। उसके बाद इसे लिख सकता हूं मैं साइन एक्स कोस आइटा वाई प्लस कोस एक्स साइन आइटा वाई। इतना लिखने के बाद साइन एक्स और कोस आइटा वाई को अगर मैं हाइपरबोलिक में बदलूं तो ऐसे कर दूंगा ना, ठीक है। आइटा की जगह हाइपरबोलिक लगा दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा बाकी। और इसको जब मैं हाइपरबोलिक में बदलूंगा तो मल्टीप्लाई में आइटा कर दूंगा बस, कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अब इसको 2 प्रूव करना है मुझे और z की वैल्यू निकालनी है, तो 2 प्लस 0 आइटा आएगा ये, ठीक है। इसका मतलब ये क्वांटिटी तो 0 और ये 2 के बराबर, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करूंगा मैं कोई इस कॉम्प्लेक्स नंबर से तो ऐसा ही करूंगा। इसके 0 होने का मतलब है cos x इज इक्वल टू 0 और साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके 2 होने का मतलब है साइन x इंटू कोस हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 2। ऐसा कुछ मिल जाएगा मुझे। अब ये 0 कब होता है, ये 0 होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के ऊपर, ठीक है। इन सभी पे 0 होता है ना ये। और साइन हाइपरबोलिक y कहां 0 होता है, इसके 0 होने के लिए क्या चाहिए मुझे, n पाई आयता, ठीक है। अब अगर मैं मान लूं ये n पाई आयता है तो क्या होगा, n की वैल्यू 0 भी पुट कर सकता हूं मैं, इंटीजर से आते हैं ना ये। 0 पुट करते ही ये पूरी क्वांटिटी 0 बन जाएगी। साइन 0 0 होता है ना। अगर ये पुट करता साइन 0 तो नहीं, यहां पर कोस 0 की बात होगी ना। अगर n पाई आयटा है, n की वैल्यू 0 पुट करता हूं मैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 यहां पुट करते ही कोस हाइपरबोलिक 0 क्या होता है, 1। साइन x इज इक्वल टू 2, x रियल पार्ट, साइन x इज इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि x तो क्या है, रियल है, प्योरली रियल है, ठीक है। तो ये भी नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये होना पड़ेगा। अब ये है तो ये 2n प्लस 1 पाई बाय 2, इसके अंदर इस टाइप क्या जाती है ना, ये एंगल जब मैं करूंगा यहां पाई बाय 2 होगा, यहां पाई, यहां 3 पाई बाय 2, ठीक है। तो ये वाली आएंगे ना वैल्यूज। इन वैल्यूज के ऊपर कभी तो साइन होता है पॉजिटिव, कभी होता है नेगेटिव, ऐसा ही होता है ना। कभी तो साइन आएगा +1, कभी आएगा -1। -1 वाली टर्म्स हम ले नहीं सकते। -1 वाली टर्म क्यों नहीं ले सकते, -1 वाली टर्म लेते ही ये नेगेटिव आ जाएगा टोटल, और ये नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके भी 2 पॉइंट्स बनाएंगे, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 और 4n प्लस 2 इंटू पाई बाय 2, ठीक है। अब इन पॉइंट्स के ऊपर ये कौन से पॉइंट आ गए, 0 पुट करोगे पाई बाय 2, 1 पुट करोगे तो 5 पाई बाय 2, और 2 पुट करोगे तो आएगा ये 9 पाई बाय 2, ठीक है। और यहां आएगा 0 पुट करोगे तो आएगा पाई 3 पाई बाय 2, 0 पुट करते ही यहां आएगा 4 0 2 आएगा, पाई आएगा भाई, ठीक है। +2 में तो दिक्कत है, फिर 4n प्लस 3 लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 0 पे आएगा 3 पाई बाय 2, 1 पे आएगा ये 7 पाई बाय 2, 2 पे आएगा ये 11 पाई बाय 2। ये बात समझ में आई। अगर इसको मैं इन दोनों में बांट देता हूं, क्योंकि ये ओड इंटू पाई बाय 2 है ना,
ये भी ओड आएगा। 4n प्लस 1 समथिंग करोगे तो ओड आएगा ना, ये 4n प्लस 3 करोगे तो भी ओड आएगा। यहां देखते हैं अब यहां क्या होता है। पाई बाय 2 के ऊपर साइन की वैल्यू क्या होती है? 1। पाई बाय 2 में 2 पाई ऐड कर दो तो क्या आएगा? पाई बाय 2। पाई बाय 2 के अंदर प्लस 2 पाई, ये आएगा 5 पाई बाय 2। इसका मतलब पाई बाय 2 में 2 पाई ऐड करो, एक पूरी साइकिल ले लो, दोबारा यहीं पहुंच जाओगे, दोबारा 1 वैल्यू आ जाएगी। ये बात आई समझ में? साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 2 पाई पे चेंज नहीं होती वैल्यू, इसकी साइन साइन ही रहेगा, कोस में चेंज नहीं होगा। प्लस पाई बाय 2 करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो क्या होगा? ये 1 नहीं आएगा, 1 आ जाएगा। 9 पाई बाय 2 को मैं लिख सकता हूं 4 पाई प्लस पाई बाय 2, तो उसमें भी 1 ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये सभी जो है ना, आगे बढ़ते जाओ पॉजिटिव देते रहेंगे मुझे। तो मैं क्या करूंगा, x को ले लूंगा 4n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी 1 आते ही ये इज इक्वल टू 2 के बराबर होना चाहिए फिर, तो करेंगे cos h y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक इनवर्स 2, ठीक है। ऐसा आ जाएगा तो साइन z 2 के इक्वल आ जाएगा। आएगा समझ? अब क्या करूंगा मैं, अब करूंगा z को लिख दूंगा 4n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस cos h इनवर्स 2, यहां आएगा, ठीक है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ठीक है। इस टाइप से सोल्व करेंगे हम। आएगा समझ? नोट कर लो इसे। कर लिया? अब लिखो cos z इज इक्वल टू आयटा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे? cos z को क्या लिखोगे? cos x प्लस आयटा y, इसका फॉर्मूला होता है cos x इंटू cos y, तो cos आयटा y माइनस sin x sin आयटा y, ऐसा ही कुछ होता है क्या इसका फॉर्मूला? इसमें भी वही करेंगे काम, cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस sin x आयटा sin हाइपरबोलिक y, ठीक है। अब इसको आयटा के इक्वल अगर मैं प्रूव करना चाहता हूं, आयटा प्लस 0, 0 रियल पार्ट है, इसके बराबर होगा ना, फिर पूरे के बराबर 0 होगा, तो cos x इंटू cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है? या तो cos x 0 हो या cos हाइपरबोलिक y 0, ठीक है। cos x 0 कहां होता है? ये 0 होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे 0 होता है, ये भी, ठीक है। एक ही बात आ गई। तो cos हाइपरबोलिक y 0 होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आयटा भी, ठीक है। ऐसा ही करते थे, टेबल लिखवाई थी मैंने, हाइपरबोलिक वाले बस आयटा लगाना साथ में, तो ये इज इक्वल टू x आएगा इक्वल टू y। इतना पता लग गया मुझे, तो आते हैं यहां पर माइनस ऑफ आयटा साइन x साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू आयटा। इसका मतलब ये आएगा माइनस साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 1, ऐसा आएगा क्या? अब देख लेते हैं कौन सी सेटिस्फाई करेगी। अगर x की वैल्यू में ये रखता हूं तो क्या होगा? यहां साइन में रखूंगा, साइन में रखूंगा, कभी साइन आता रहेगा पॉजिटिव 1 और कभी आता रहेगा नेगेटिव 1, ठीक है। अब ये बताओ कि मैं यहां पॉजिटिव चाहता हूं या नेगेटिव चाहता हूं? नेगेटिव चाहता हूं, तो 4n प्लस 3 वाला यूज कर लूंगा ना मैं।
4n+3, तो ये 1 हो जाएगा पूरा ही, ठीक है। इसको गायब कर दूंगा ना मैं, अगर नीचे वाले में देख लो, x को ले लेता हूं 4n+3 π/2, दिस मीन्स साइन हाइपरबोलिक y = 1, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक y 1 का होता है, ये बताओ। सबसे पहले तो ये देखता हूं मैं, ये पॉसिबल है क्या यहाँ पे? अगर मैं 2n+1 π/2 आयटा लेता हूं y को, तो ये क्या देगा? ये भी ऐसा ही कुछ करेगा कि कभी 1 देगा, कभी -1। इसके अंदर मुझे पॉजिटिव वाले लेने पड़ेंगे, ये बात आई समझ में? तो बताओ, इसके अंदर पॉजिटिव वाले लेने पड़ेंगे ना? क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ sin x था तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए थी मुझे, तो ये ले लिया। अब पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये क्या है? साइन हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक 3π/2, ये क्या देगा बताओ? आयटा भी है ना, साइन हाइपरबोलिक y ये 3π/2, ये क्या देगा बताओ? इसकी वैल्यू निकालोगे आप, इसको क्या करोगे? ये है हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक z e⁻z - ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये है 3π/2 आयटा, इसको पुट कर दो। 3π/2 आयटा पुट करोगे, पुट करते ही क्या होगा आपके पास? यहां आएगा cos ऑफ 3π/2 प्लस साइन ऑफ आयटा साइन ऑफ 3π/2, ऐसा कुछ आएगा क्या? माइनस ऑफ यहां आएगा cos 3π/2 माइनस साइन 3π/2 डिवाइडेड बाय 3। ये समझ में आया तो बताओ ये कैसे किया हमने? अगर आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद ही नहीं है, आप सोच रहे हो ये कैसे आएगा, मैं तो भूल गया, तो आप क्या करोगे? यहां पुट कर दोगे ना, ये तो पता है आपको। ये पुट करोगे तो क्या करोगे? e की पावर आयटा इनटू समथिंग, तो cos दिस प्लस आयटा साइन दिस, ऐसा करते हैं ना। नेगेटिव होगा तो साइन के साथ तो नेगेटिव लग जाएगा, cos इवन फंक्शन है, ऐसा कुछ करोगे आप। अब क्या करोगे? ये माइनस था बीच में, ये माइनस, ये पॉजिटिव, ऐसे होएगा क्या? तो अब क्या करोगे आप? इसको तो कर दोगे कैंसिल, 2 आयटा, ठीक है। अब क्या है बताओ? नीचे 2 आयटा थोड़ी आएगा, आयटा नहीं आएगा, वो उसमें आता है। ये हाइपरबोलिक है, साइन z थोड़ी है, वो तो सिर्फ सीधा आयटा नहीं है आंसर। अच्छा आंसर कह रहे हैं। अच्छा आंसर बोल रहे हो क्या? आंसर क्या आएगा अब इसका? -1 प्लस आयटा है, माइनस आयटा ना फिर sin 3π/2 की वैल्यू -1 होती है। हाँ, माइनस आयटा, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या है भाई, ये तो दिक्कत की बात है फिर, -5 आयटा, ये तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा पूरा, आएगा समझ? इसको कैंसिल कर देंगे हम। ये मैं 1 चाहता हूं, यहां तो इमेजिनरी आ गया ना कुछ, इसको कैंसिल करेंगे ना फिर हम, ठीक है। ऐसे चेक करेंगे हम क्या चीज पॉसिबल है क्या नहीं है। अब कुछ और सोचूंगा, कुछ और सोचने से पहले क्या करो, अगर क्वेश्चन में प्रॉपर वैल्यू नहीं पूछ रखी तो मैं करूंगा y = साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1, बस इतना कर दूंगा ना मैं, दोनों चीज मेरी सेटिस्फाई होगी। y की वैल्यू मैं ये नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता ये पता चल गया। x की वैल्यni ये पॉसिबल नहीं है पूरी की पूरी, सिर्फ इतना पॉसिबल है, ठीक है। अब आ गया, ये भी लिख दोगे आप, z = x, x की जगह 4n+3 π/2 प्लस ये आएगा मेरे पास, क्या आएगा ये? आयटा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1, इतना ले सकते हो आप, ठीक है। आएगा समझो? तो कैसे करेंगे हम?
हाइपरबोलिक z को डायरेक्ट लिख दो, ई जेड माइनस ई रेग माइनस जेड बाई 2 इज इक्वल टू आएगा ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो इसको सोल्व कैसे करोगे? e की पावर माइनस जेड को आप क्या लिख सकते हो? 1/e की पावर z इज इक्वल टू 2 आएगा। अब पूरे को e की पावर z से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, हाँ क्या मिलेगा मुझे? e रेज़ टू दी पावर 2z। ठीक है, हम्म, मल्टीप्लाई करते ही पावर ऐड हो जाएगी ना बेस सेम है तो -1 इज इक्वल टू 2 e की पावर z आएगा। ये समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अब क्या होगा? e रेज़ टू दी पावर 2z -1 माइनस इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास। ऐसा कुछ आ गया तो अब क्या करोगे आप बताओ? अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हो आप? दैट इज क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक है ना ये? किसमें क्वाड्रेटिक है? e की z में है। e की पावर z में क्वाड्रेटिक है, यहाँ e की पावर z का स्क्वायर है और यहाँ -1 है। रियल में होता तो ये दिक्कत कर देता, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर तो अगर ये -1 है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? e की पावर z, इसका स्क्वायर प्लस आयटा का स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू आयटा इंटू ई रेज़ टू दी पावर z इज इक्वल टू 0। ये देखो समझ में आया? तो ये e की पावर z माइनस आयटा का होल स्क्वायर। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी है ये? e की पावर z माइनस आयटा पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। e की पावर z की वैल्यू आ गई आयटा। ऐसा कुछ आ गया नहीं? ठीक है, अब क्या करोगे आप? इसको कैसे सोल्व करोगे? ये आपको आता है सोल्व करना? लोग लगा दोगे दोनों साइड, या तो लोग ऑफ लगाओगे तो z इज इक्वल टू लोग आयटा। ये सोल्व करना आता है हमें, नेचुरल लोग 1 प्लस आयटा इंटू आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट आएगा पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। ठीक है, जर्नल लेंगे सर। पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। अब जनरल ले सकते हो आप, वो अब एग्जाम में कैसे पूछ रखा है उस पे बात है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रखी है तो प्रिंसिपल बता देना। ठीक है, और वैसे पूछ रखा है तो आप ऐसे लिख दोगे, इसमें जो भी वैल्यूज आएंगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है मेरा? ये पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, साइन हाइपरबोलिक z है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो ऐसा भी नहीं कह सकता ना मैं कि a की वैल्यू के लिए आयटा आएगा। इसकी वैल्यू z की वैल्यू मल्टीपल आना तो तय है ना एक किस्म से, तो ऑब्वियस सी बात है कि z की वैल्यू मल्टीपल आएगी। क्योंकि रियल में भी जब आप बात करोगे, अगर आपसे पूछे साइन x इज इक्वल टू 0 तो कहाँ 0 होता है? ये आप सिर्फ 0 लिख के तो भागोगे नहीं। 0 के बाद n पाई भी आएगा, 2n पाई भी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में मल्टीपल वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो अच्छी बात है, खराब बात नहीं है ये। ठीक है, और मल्टीपल वैल्यूज आई भी हैं तो इसके पीरियड के तहत ही आई है। इसका फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई आयटा, ऐसा ही है ना। और 2 पाई आयटा के ही पे बदलती जा रही है वैल्यू, है ना। एक क्वेश्चन खुद करके लाना फिर ये कोस हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, सेम टू सेम ये अप्रोच करना है ना, बस प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा बस इसके अंदर, रूट अलग आ जाएंगे। अब इसमें देखो, नोट लिखो, साइन z बार ठीक है। ये लिखने के बाद अब टेंजेंट का लिखने की जरूरत है क्या मेरे को? साइन बाय कोस करेंगे, कोसिकेंट का लिखने की जरूरत है? 1 बाय साइन कर देंगे, सीकेंट को 1 बाय कोस कर देंगे। ठीक है, और ये कैसे आएगा
ये आप जब इसको e रेज टू द पावर माइनस आइटा जेड में लिखोगे उसका पूरे का कंजुगेट कर दोगे, और e की पावर समथिंग का कंजुगेट करना हम समझ चुके हैं ना। पूरा ही क्या होता है, वो ऐसे होता है ना कुछ इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसके एक्सप्रेशन में भी ऐसा ही होता जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा कंजुगेट, ठीक है। और एक नोट और लिखो, साइन जेड रेंज है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये है नोट 11 बट ऑन 2, ठीक है। सारी ही वैल्यूज अटेन कर जाएगा। ये पहले सी स्टार लिखा था ना, तो सी स्टार तो रेंज के अंदर आएगा ही आएगा, जीरो भी रेंज के अंदर ही आएगा। साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो वो जीरो छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई आ जाता है तो भी क्या होगा, ये ऑन 2 होगा, ठीक है बच्चे। सी स्टार आ जाएगा तो भी ऑन 2 होगा, ठीक है। 1 1 क्यों नहीं होगा ये पता आपको? 1 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होता, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यूज के ऊपर एक वैल्यू आती रहेगी इसकी। और ऑन 2 के बारे में आप सोचना भी चाहोगे तो आप सोच लो कि कोई जेड नोट है, बिलोंग करता है सी के अंदर, ठीक है। और e की पावर z इज इक्वल टू सी, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं या नहीं आते, ये चेक करना पड़ेगा ना मुझे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, e रेज टू द पावर माइनस आइटा जेड माइनस आइटा जेड यहाँ माइनस आइटा जेड यहाँ बाय में 2 आइटा इज इक्वल टू जेड नोट, ऐसा कुछ कर दूंगा ना, ठीक है। ऐसा कुछ करूंगा तो मेरे पास आएगा w, तो ये पूरा w माइनस जेड नोट आ जाएगा, e माइ आइटा जेड माइनस 1 बाई ऐसा कुछ मिल जाएगा मुझे, ठीक है। ऐसा कुछ मिल जाएगा तो आप e रेज टू द पावर आइटा जेड को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा आइटा 2z, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू जेड नोट इंटू में आइटा बाहर लिख देते हैं, ऐसा कुछ आएगा। ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगी क्या, 2 कहाँ पे है, यहाँ 2 भी आएगा, 2 आइटा है ना इसके साथ, 2 जेड नोट आइटा, ठीक है। तो ये भी क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और इसका रूट हमेशा ही मिलेगा मुझे। यहाँ पे जेड नोट कुछ भी रखते रहो, उसके हिसाब से बस वैल्यू बदलती जाएगी, ठीक है। हर जेड नोट के लिए मिल जाएगी ना हमको वैल्यू जेड की, ये बताइए समझ में। आर्बिट्रेरी ले लिया मैंने कोई भी, और ये चेक कर लिया रेंज के अंदर ये आ सकता है या नहीं आ सकता। एक आर्बिट्रेरी आ गया तो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, और ये जेड नोट लिया आर्बिट्रेरी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया। और अब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर तो रियल आएगा या इमेजिनरी आएगा, कुछ ना कुछ रूट तो क्वाड्रेटिक का आएगा ही आएगा, ठीक है। और फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, अगर ये 2 डिग्री के अंदर है तो 2 वैल्यूज तो पक्का आएंगे ना इसकी, ठीक है। आई बात समझ में, इसलिए आप याद करो ये ऑन 2 है, 1 1 नहीं है। इसका रियल काउंटर पार्ट क्या है, साइन एक्स, एक्स बिलोंग टू आर, नॉट 1 1, नाइदर 1 1 लिख लो, नाइदर 1 1 नोर ऑन 2, एफ है आर से आर, ठीक है। नाइदर 1 1 नोर ऑन 2 क्यों बोल रहा हूं, इसकी रेंज तो लिमिटेड हो गई, -1 से 1 तक आएगी, उसके बाद तो कुछ नहीं आएगा ना इसके अंदर। और नोट 1 1 तो पीरियोडिक है, तो 1 1 भी नहीं होगा, ठीक है। अब यूनिट 1 है क्या हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। सभी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में आपको पता चल चुका है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या कुछ होता है वो पता चल चुका है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में इमेज कैसे बनती है, अलग अलग फंक्शंस की कैसे बनती है, ठीक है। साइन जेड, कोस जेड क्या होते हैं, हाइपरबोलिक जेड क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 के ऊपर। 2 में क्या था, एनालिटिक फंक्शंस एंड सिंगुलैरिटीज, ये था ना।
ठीक है। एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, एनालिटिसिटी क्या होती है, इसको जानने से पहले डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक का लिखो डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस सेम ही काम करेंगे हम। क्या करते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शंस के अंदर, एक लिमिट होती थी हमारे पास, वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती थी तो बोल देते थे डिफरेंशिएबल है, नहीं तो कह देते थे नहीं है। रियल में वो लिमिट लगती थी रियल्स के ऊपर, यहाँ कॉम्प्लेक्स के ऊपर लग जाएगी बस। ठीक है, यहाँ लिखो ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये कुछ ऐसा फंक्शन है, डोमेन है कोई, सी की सबसेट है, वहां से सी के ऊपर फंक्शन है। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। रियल फंक्शन लिखते ही रियल की डोमेन है, उससे रियल के ऊपर है, ये भी रियल का कोई सबसेट हो सकता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट z नोट इफ। वो लिमिट क्या होती थी रियल के अंदर, लिमिट z गोज टू z नोट। ठीक है, x गोज टू a होता था, कुछ इस टाइप का था ना कुछ, और यहां होता था f को क्या होता था बताओ, वो जो भी x प्लस जो है ना, भी है x प्लस समथिंग था, z प्लस समथिंग, वो समथिंग यहां से आता था, माइनस f ऑफ z नोट, जहां पे चेक कर रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय h जो भी था। ठीक है, ऐसा कुछ होता था क्या। अब ऐसा था, इस तरीके से काम कर रहे थे हम। नीचे एच नहीं आएगा x माइनस a यहाँ f z आएगा भाई, है अब उसमें x माइनस a भी तो था, तो ये x माइनस a ही हो गया। यहाँ z आएगा। ठीक है, h कब आएगा, ये है जनरल, h वाली तो अलग है ना हमारी, जब हम वो अलग अलग ठीक लिमिट है। निकालेंगे। क्योंकि हम क्या करते थे रियल में, एक बार रिकॉल करें तो ऐसा कुछ करते थे कि लिमिट x गोज टू a f ऑफ x माइनस, इस टाइप का काम करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x को a प्लस एच मानते थे हम। ठीक है, x को a प्लस एच मानते ही क्या होगा, x a को जाएगा, a प्लस एच a को जाएगा, h 0 को चला जाएगा। ठीक है, x को a प्लस एच मानते ही ऐसा था कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसा कुछ आ जाता था ना। a प्लस एच माना, a प्लस एच गोज टू a, h गोज टू 0, जहां जहां x है वहां वहां a प्लस एच पुट कर दो, a प्लस एच आ गया, a प्लस एच है, a एज इट इज रहेगा, इसको चेंज करना नहीं था। x माइनस a, अगर x को a प्लस एच मान रखा है तो a प्लस एच माइनस a, a से कैंसिल, बटे में h रह जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ करते थे ना, सेम टू सेम यहां करेंगे। यहां क्या लिखेंगे, पहले तो वही लिख देंगे, लिमिट z गोज टू z नोट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट डिवाइडेड बाय z माइनस z नोट, और लगा के लिख देंगे लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ z नोट प्लस h माइनस z प्लस h। z प्लस h क्यों लिखेंगे, अभी a प्लस h लिखा था ना वहां पे, यही तो समझाने की कोशिश हो रही थी। अच्छा, f ऑफ a प्लस h था ना उसके अंदर, a प्लस h भी पुट करेंगे तो अच्छा ठीक है। इस z को अब मान लो z नोट प्लस h गोज टू z नोट। ठीक है, हर जगह z की जगह z नोट प्लस h पुट करता जा रहा हूं मैं,
यहां पुट किया तो ये आ गया, ये जेड नोट था एज इट इज, ये इसकी जगह भी पुट करोगे तो एच मिलेगा, ठीक है। जेड नोट प्लस एच गोज टू जेड नोट मीन्स एच गोज टू 0, वो यहां लिख रखा है ना मैंने, जेड माइनस जेड नोट, जेड नोट प्लस एच, तो इसकी जगह लिख दिया माइनस जेड नोट, ये ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है, इसको नोट करो। अब लिखो सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट तो नहीं, पहले नेसेसरी कंडीशन लिखते हैं। सीआर इक्वेशन आएंगी इसके अंदर, सीआर इक्वेशन पढ़ी है पहले, पढ़ी है। तो नेसेसरी कंडीशन होगी ये, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर कहता है कि मैं डिफरेंशिएबल हूं तो उसे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी। वो सीआर इक्वेशंस क्या होती हैं, अगर एफ ऑफ जेड u प्लस आइटा v है, ठीक है, इस टाइप का होता है कोई फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ux तो आना चाहिए v y के बराबर, ठीक है, यू वाई आना चाहिए माइनस ऑफ vx के बराबर, ठीक है। ux क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। ये नेसेसरी कंडीशन है, ये फॉलो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। अब ये क्यों फॉलो करनी पड़ेगी, ये भी बात आती है ना। अगर मैं कहता हूं कि z नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या चाहिए, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ z नोट प्लस h माइनस f ऑफ z नोट डिवाइडेड बाय h, ठीक है। z नोट को क्या मानता हूं मैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही मानोगे ना, इस तरीके का मानोगे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है z नोट से, तो z नोट के मैं लेफ्ट से आऊं, राइट से, किसी भी डायरेक्शन से आऊं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना मुझे, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मूविंग अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर क्या होगा, y की वैल्यू तो होगी 0, ठीक है। z नोट जो होगा x एक्सिस के अलोंग आएगा, x प्लस समथिंग से आएगा या नीचे से आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ करेगा ना। तो इसमें आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ z नोट प्लस s है ना, f को भी मैं क्या लिख दूंगा, u और v में ही लिख दूंगा, ठीक है। u और v में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसकी जगह भी कोई u और v आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही, ठीक है। f ऑफ z नोट है, z नोट प्लस h के लिए भी कोई ना कोई आएगा, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि ये मान रखा है पहले ही f ऑफ z नोट इज इक्वल टू u प्लस आइटा v, ठीक है। कोई ना कोई है, इसको u नोट भी मान सकते हो आप, या फिर u प्लस आइटा v भी रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। एफ ऑफ जेड मान रखा है ये तो, u नोट मान लो, u नोट v नोट, ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ोगे तो आप क्या करोगे, x एक्सिस के अलोंग बढ़ते जा रहे हो ना, तो यहां आएगा u x प्लस h कोमा y प्लस ये है आइटा v ऑफ y माइनस यहां है वही u ऑफ x माइनस है प्लस आइटा इस टाइप का कुछ नजर आएगा क्या आपको?
ये देखना एक बार, नोट नहीं आएगा। इस टाइप का कुछ आएगा क्या? क्योंकि z0 प्लस h लिख रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, h में y0 की तो y0 प्लस भी समथिंग है, उसकी वैल्यू ही 0 है, क्योंकि अलोंग x एक्सिस बढ़ते जा रहे हैं ना हम। ऐसा कुछ लिख दूंगा मैं, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ऐसा कुछ लिखने के बाद अब बस इसको क्या कर दो, आप अलग अलग करके लिख दो। इसको जैसे ही आप अलग अलग करके लिखोगे तो आपको दिखेगा कि u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रखा है यहाँ पे। क्यों ले रखा है? ux कैसे लेते हो आप? अगर मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखूं और फिर यहां करूं u x0 प्लस h y0, ये ले लिया, माइनस u डिवाइडेड बाय h, ऐसा ही लिखूंगा कुछ, ठीक है। ये लिया उठाया, ये यहां लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा उठाया यहां लिख दिया। ये आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा है? अगर आप u कोई फंक्शन है xy का, उसका डेरिवेटिव लेते, पार्शियल डेरिवेटिव, तो ऐसे ही कुछ लेते या कुछ अलग तरीके से लेते? x0 y0 के ऊपर अगर लेते आप तो ऐसे ही लेते, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको लिख दोगे ux एट x0 y0, और इसको क्या लिखोगे, v वाला भी अलग कर दो, फिर आएगा इनटू vx आ जाएगा, ठीक है। और प्लस आएगा या माइनस आएगा ये बताओ? इसके अंदर ये अलग किया मैंने, ये दोनों अलग लिख दिए, प्लस आएगा ना बीच में, तो क्योंकि प्लस करोगे आयटा कॉमन लोगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तो चाहता ही हूं मैं, ये तो चाहते हो आप नेगेटिव रहेगी, तो f डैश z क्या आ जाएगा, ux प्लस आयटा vx एट x0 y0, ठीक है। ये एट z0 है, ठीक है। ये समझ में आया? ऐसा ही जब आप किसके साथ करोगे, मूविंग अलोंग y एक्सिस जब करोगे, तो भी आपकी इस टाइप की कोई एक्सप्रेशन आएगी, लेकिन उसके अंदर क्या आएगा, f डैश z आ जाएगा vy माइनस आयटा uy, इस टाइप का, ठीक है। तो ये दोनों अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कह देंगे कि ये दोनों सेम है, ठीक है। ये बस बताने के लिए था, ये डेरिवेशन कोई काम की नहीं है अगर देखा जाए तो, सिर्फ क्या काम की है, ये दोनों चीज काम की है, ठीक है। ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब x एक्सिस के अलोंग आओ या y एक्सिस के अलोंग आओ, सेम वैल्यू आनी चाहिए मेरी। इन दोनों की सेम वैल्यू कब आएगी, ux तो vy के बराबर हो और vx माइनस ऑफ uy, यही लिख रखा है, इस माइनस को शिफ्ट करते जाओ आप कहीं पे, ठीक है। काम की बात सिर्फ इतनी है, आपको पता होना चाहिए, ये बस थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, ठीक है, बढ़िया बात है, ये काम की बात है बस, ठीक है। ये अप्लाई करते जाओगे आप हर जगह। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ही होगी, ये नहीं होगी तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकता, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन तो इसी टाइप से होती है ना, इसका मतलब f इज डिफरेंशिएबल इंप्लाइज CR इक्वेशंस सेटिस्फाइड, ठीक है, ऐसा ही होता है। और नेसेसरी लिख रखी है, इसका मतलब कोई ना कोई झोल तो होगा इसके अंदर, कभी ना कभी तो ऐसा धोखा होता ही होगा हमारे साथ कि ये सेटिस्फाई कर गई लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है,
अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इसको इफ एंड ओनली इफ कंडीशन ही बोल देता ना। तो लिख लो ये इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई नहीं करता। ठीक है, एक है डिफरेंशिएबिलिटी है, तो कॉन्टिन्यूटी तो क्या है, ये तो सरकारी काम है ना हमारा। एफ इज डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट की बात ही हो रही है ना यहाँ पे। ठीक है, जिस पॉइंट पे चेक करनी है। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, ये तो पता था हमें पहले ही, ये कुछ नई चीज आई है। ठीक है, कोई भी फंक्शन आएगा आप ये चेक करोगे, ये सेटिस्फाई होती होगी तो आगे का काम करेंगे, करने लायक हो जाएंगे हम। ये नहीं होती होंगी तो कुछ काम करना ही नहीं है, डायरेक्ट नॉट डिफरेंशिएबल बोलना है। ठीक है, और अगर ये तो मैंने लिख दिया, अगर कोई ऐसे लिखे, ऐसा ऑप्शन आया हुआ है एग्जाम में, इफ f इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो f डैश z को अलग अलग तरीके से लिख रखा है। जैसे एक तो ये लिख दिया मैंने ux प्लस आयटा vx। ठीक है, इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, ux को क्या लिख सकता हूं बताओ, vy लिख सकता हूं, vy प्लस आयटा vx। इसको बदलू ही ना, इसको बदलू ही ना मैं, आई बात समझ में। ऐसा तो कर सकते हैं हम, मेरी मर्जी में किसी को बदलू ना बदलू। अब क्या करूंगा मैं, vy को एज इट इज इसको बदल देता हूं, इसको बदल के क्या करूंगा, माइनस आयटा आई बात समझ में। इसका मतलब ये भी कहीं पे लिख रखा है तो ये भी ठीक ही माना जाएगा, गलत थोड़ी हो जाएगा ये। और क्या कर सकता हूं मैं, इसको एज इट इज रख लूं ux माइनस आयटा uy, ऐसा भी कर सकता हूं, इसको भी कोई गलत नहीं बोलेगा। ठीक है, इस तरीके की क्या कहते हैं, इस तरीके की कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना और भी। तो ये ध्यान में रखना है मुझे कि f डैश z, ये दोनों तो हम याद कर लेंगे, f डैश z इज इक्वल टू ux प्लस आयटा vx, और f डैश z इज इक्वल टू, इसको याद करने की भी क्या टेक्निक है, इसकी जगह vy लिख दो माइनस आयटा, इसकी जगह ux लिख दो, ये uy लिख दो। ठीक है, ये दोनों तो आप याद कर लोगे, बाकी जो भी कॉम्बिनेशन इससे बनती जाएगी ना उसको आप ध्यान में रखोगे, या फिर ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना ऐसा कुछ बनता है या नहीं बनता। ठीक है, ये एक ही बात है, सेम है सर ये। अब बात आती है कि अगर CR इक्वेशंस नेसेसरी कंडीशन है तो एक एग्जांपल तो पता होना चाहिए हमें। अगर कोई पूछ ले कि सफिशिएंट क्यों नहीं है, एक एग्जांपल पता होगा तो बता देंगे हम, भाई ये देखो यहाँ फेल हो गया सिस्टम। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं मानता हूं फंक्शन मेरे पास इस टाइप का है, f ऑफ z इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर। ये कब है, जब z इज इक्वल टू 0 है। z नॉट इक्वल टू 0 है तो ये ऑटोमेटिकली 0 बन जाता है। ठीक है, इसके बारे में जब आप बात करोगे, इसको सबसे पहले तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लोगे ना, जो मेरे समझ में आए। समझ में क्या आएगा मेरे, अगर मैं z को मानता हूं x इंटू y तो ऊपर क्या जाएगा, xy स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। ये x y 0 0 ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल मैंने पढ़ रखा है। इस टाइप का जब नजर आएगा तो अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा ना फिर मेरे अंदर। अलग कॉन्फिडेंस क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx लेने का। और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो ये कंटिन्यूस ही नहीं है, नॉट कंटिन्यूस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये तो पता लग गया मुझे। CR इक्वेशन देखता हूं अब इसमें सेटिस्फाइड है या नहीं। CR इक्वेशन देखने के लिए आपको u ऑफ x निकालना पड़ेगा ना पहले तो। ठीक है, ये फंक्शन है, पूरे का पूरा ही रियल है ये तो, आई बात समझ में, पूरे का पूरा रियल है, इसका मतलब vx हर पॉइंट पर 0 है, vy हर पॉइंट पर 0 है। ये बात समझ में आई। v वाला तो फंक्शन ही नहीं है इसके अंदर। ux और uy निकाल लेते हैं, ux एट 0 0, ये आप निकालोगे तो क्या करोगे,
u ऑफ 0 प्लस h करोगे, ऐसा ही कुछ करोगे ना, और y 0 ऐसा कुछ करोगे, ये तो 0 ही आ जाएगा। अब ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत थोड़ी इसके लिए। आप जब यहां ऐसा कुछ करोगे 0 प्लस h0 माइनस u ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये तो अगर मैं पहले पहले करता क्वेश्चन तो करता है इतना काम तो। अब अगर मैं फेमिलियर हूं इन क्वेश्चन से तो मेरे को ये पता y की टर्म 0 पुट होगी, 0 बन जाएगा, ये 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अगले में पता है मेरे को uy जब मैं लूंगा तो x की वैल्यू 0 पुट हो जाएगी ना, 0 पुट हो जाएगी, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 आ जाएंगे दोनों ये, ठीक है। 0 है और 0, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना अपने आप से हम। ये भी 0, ये भी, ये दोनों भी 0 0 के ऊपर, तो एट 0 CR इक्वेशन तो क्या हो रही है, सेटिस्फाइड, बट F नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, ये बताइए समझ में। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस ना हो तो भी CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो अगर किसी ऑप्शन में CR इक्वेशन का जिक्र होगा तो ये निकालकर देख ही लेंगे हम, क्या पता ये कर जाता हो सेटिस्फाई, ठीक है। रब कर दो इसको। अब लिखो नेसेसरी कंडीशन तो पता लग गई, ये ज्यादा काम की तो है ही नहीं, है ना। ऐसे ऐसे केसेस हैं CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, फंक्शन कंटीन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल तो बाद की बात है। तो ऐसा कब होगा कि मुझे कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए कि मैं वो कंडीशन अप्लाई करूं, देखते ही कह दूं डिफरेंशिएबल है फंक्शन, ठीक है। तो यहां लिखोगे आप नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब है ये हो गया तो इफ एंड ओनली इफ काम हो गया मेरा, ये है तो भाई डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ठीक है। पहली बात तो क्या है, f कोई फंक्शन है, f z है u x y प्लस आयटा v x y, ठीक है। इतना तो बताइए हमें पहले। इफ u x u y और v x vy exist at z नोट, ठीक है। z नोट क्या होगा, x नोट y नोट कोई क्वालिटी होगा ना ये। दूसरा, इफ ये सभी कॉन्टिन्यूअस एट z नोट, ठीक है। तीसरा क्या है, CR इक्वेशंस satisfied at z node, then f is differentiable at z node, ठीक है। ये तीनों मिल गए ना कहीं एक साथ साइमल्टेनियसली, तो कह दूंगा मैं डिफरेंशिएबल है भाई ये z नोड के ऊपर। क्या चेक करना है, ये एग्जिस्ट करते हो, वहां एग्जिस्ट करते थे, ये कॉन्टिन्यूअस भी थे, 0 0 आ रहे थे, लेकिन CR इक्वेशन वहां कंटिन्यूअस नहीं थे, ठीक है। 0 बाय 0 फॉर्म बन रही थी, लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती थी, तो कंटिन्यूअस नहीं थे वहां पे, है ना। CR सेटिस्फाई थी वहां पे भी, वहां पे क्या फेल हो रहा था, सेकंड पॉइंट, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या हो, थर्ड फेल कर जाएगा तो भी ये कंडीशन नहीं लगाएंगे, सेकंड फेल कर गया तो भी नहीं लगाएंगे, ये फेल कर गया फिर तो दोनों चेक ही नहीं होंगी, है ना। ये निकले ही नहीं, फिर क्या CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इससे पहले ये लिखने का क्या मतलब है, इससे पहले ये लिखने का ये मतलब है, अगर ux इंफिनिटी आ जाए और vy भी इंफिनिटी आ जाए तो ये नहीं कहोगे कि इंफिनिटी तो इंफिनिटी के बराबर होता है, ठीक है।
ये सेटिस्फाई वाली थर्ड में लिखने का यही तो मतलब है। एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए ये, इन्फिनिटी पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पोलर फॉर्म भी तो पढ़ी है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना। तो क्या पता सीआर इक्वेशन ये कार्टेशियन फॉर्म में थी, एक्स वाई की फॉर्म में थी, कार्टेशियन प्लेन में होता है ना एक्स वाई, पोलर फॉर्म में भी पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन ही रहेगी सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म में भी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी सेम ही रहेंगी वे भी। ठीक है, सीआर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में मुझे ये पता है आर और थीटा के बारे में कुछ होता है ना। आप डायरेक्ट सीआर इक्वेशन लिख लीजिए कि अगर डेल यू बाय डेल आर इज इक्वल टू 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा, ऐसा मिले मुझे। ठीक है, और डेल वी बाय डेल आर क्या आना चाहिए, -1 बाय आर डेल यू बाय डेल थीटा, या फिर ये आएगा डेल यू बाय थीटा, पहले आएगा, ये दिखा नहीं था ना अभी। ठीक ही है बाकी, लिख भी लिया था तो भी ठीक है। ये क्या है, सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म में है ये, और इसके अंदर u भी क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा भी, और ये r और थीटा का क्या मतलब है, ऐसा भी कुछ होगा ना भी, r और थीटा कहां से आ गई इसके अंदर, इसमें है x इज इक्वल टू r कोस थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। ठीक है, ये सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म में है, और ये निकालना भी होगा तो आप यहां से निकाल लोगे ना अब। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। पहला पॉइंट होगा यू आर वी आर, या फिर यू थीटा, दोनों यू के दोनों वी के एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूस हो। तीसरा है सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। ठीक है, ये होगा तो f इज डिफरेंशिएबल इफ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर दो इसको। डेरिवेटिव इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म के अंदर क्या होगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आइटा थीटा इंटू डेल यू बाय डेल आर प्लस आइटा डेल वी बाय डेल आर। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। इसके अंदर भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो भी, क्योंकि पोलर फॉर्म तो ये भी सेटिस्फाई करे, ये सीआर इक्वेशन और पोलर फॉर्म के अंदर ये दोनों दिखे थे ना मुझे, इनके लिए कुछ भी लिखते रहो आप, जो -1 बाय आर इंटू था वो इसमें चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, इसकी कॉम्बिनेशंस भी सभी बन सकती हैं अलग अलग, कभी आप सोचो ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने ये फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिंपल फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनालिटिसिटी में भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएबिलिटी में भी इंपॉर्टेंट है।
सिंपल फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन में क्या ध्यान रखना है हमें, एक बात ध्यान रखनी है बस छोटी सी, कि अगर फंक्शन है मेरा z और z बार के अंदर, ठीक है, या फिर फंक्शन है z के अंदर, f ऑफ z है तो z के अंदर ही होगा कुछ, ये ऐसा ही कुछ होगा फंक्शन, तो u प्लस आयटा भी मान लेता हूं uxy प्लस आयटा vxy, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, डेल f बाय डेल z बार इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ux इज इक्वल टू vy और uy इज इक्वल टू माइनस vx, अच्छा ठीक है। इसका मतलब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई तभी होंगी जब ये होगा, और ये भी तभी होगा जब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। इतना जानने के बाद हम क्या करेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे ना, डेल एफ बाई डेल जेड बार निकाल लेंगे उनके अंदर और बता देंगे सीआर इक्वेशन कहां सेटिस्फाई हो रही है। जैसे कि ये है, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एक एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर आते ही आप क्या कहोगे, जेड इंटू जेड बार लिख दोगे इसको, डेल एफ बाय डेल जेड बार निकालो तो यहाँ पे ये क्या आएगा, जेड आ जाएगा ओनली, ठीक है। जेड को ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो ये क्या है, जीरो कब होगा ये, इफ एंड ओनली इफ y 0, जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। जेड 0 कब होगा, जब एक्स और वाई दोनों 0 होंगे, एक्स वाई 0 कुछ लिख देते हैं आप, है ना। तो सीआर इक्वेशन सिर्फ 0 पे सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है। ये चेक करना हो हमें तो क्या करेंगे, मैं कहता हूं कि मैं तो नया नहीं सीखी ये बात, इस पे अभी इतना विश्वास है ही नहीं मेरे को, मैं तो देसी तरीके से करूंगा जैसे पहले करता था मैं। इसको क्या लिखोगे आप, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे लिखोगे ना। तो एफ ऑफ जेड क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें सीआर इक्वेशन चेक कर लीजिए आप, कैसे चेक करोगे, ux ux क्या आएगा 2x, ux 2x आएगा, uy 2y, ठीक है। vx क्या आएगा, vx आएगा vy भी 0, ये दही में रखे ना, 0 है ये 0 के बराबर होना चाहिए, ये तभी होगा, 2 तो 0 हो नहीं सकता, x को 0 होना पड़ेगा, 2 0 हो नहीं सकता, y को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। सेम बात आ गई ना यहाँ पे भी, ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, ये छोटा प्रोसेस है, ठीक है। ये बात ध्यान रखो बस, ये डेल एफ बाय डेल जेड बार तो 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी लिख सकता हूं अब मैं नोट के अंदर, डेल एफ बाय डेल जेड बार इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है ना, इज इक्वल टू 0 है तो कुछ इंप्लाई नहीं कर रहा है ये, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, एफ ऑफ जेड क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर ना तो एक्स का कोई वेरिएबल है ना वाई का कोई वेरिएबल, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड होती जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो ux भी 0 uy भी 0 एग्जिस्ट कर गया, कंटिन्यूअस भी है वो, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, इसका सेट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, ये क्या है, ये दोनों है पॉलिनोमियल जेड के अंदर, अगर जेड के अंदर कोई भी पॉलिनोमियल आएगा तो वो कंटिन्यूअस भी होगा और वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। जेड बार के अंदर कोई पॉलिनोमियल आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, उसको हम फिर सिंपल फॉर्म से चेक कर लेंगे। ये एफ जेड की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसका भी सेट सी है, इसका भी सी है, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट कर लेते हैं इसको, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 1 डिग्री 0 का, इसको दिक्कत कहां होगी, जहां z की पावर n इज इक्वल टू 0 होती है, तो c माइनस z सच दैट z की पावर n इज इक्वल टू 0, ये 0 पे ही पॉसिबल है वैसे तो, ठीक है, लेकिन हम इस टाइप से लिख लेंगे कुछ, ये पॉलिनोमियल है तो इसका भी क्या होगा, c होगा पूरा,
और इसमें क्या आ गया, पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल। सिर्फ कहां दिक्कत है इसको, जहां पे क्यू जेड जीरो है, प्रॉब्लम एट क्यू जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेट क्या आएगा, सेट लिख लोगे ना उसका आप। रब कर दो इसको। ये है ये क्वेश्चंस देखो, इसमें जेड बार नजर आ रहा है क्या आपको? हाँ। सिंपल फॉर्म लगाओगे इसके अंदर, डेल एफ बाय डेल जेड बार करो, क्या आएगा मेरे पास? 1 1 आएगा क्या? 1 कहीं पे जीरो होता है, पाई आ जाएगा सेट ये। ठीक है, ठीक है, एम्प्टी सेट है, सेट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, नो वेयर डिफरेंशिएबल। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे। ठीक है, इस पे ध्यान देना पूरा, थ्योरी समझ में ना आई हो तो भी यहाँ पे पूरा ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कर लिया ना हमने, ये इसकी सीआर इक्वेशन कहां सेटिस्फाई हो रही थी? 0 0 के ऊपर, तो लिख लो। और 0 सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होने के जस्ट बाद आपको ये भी चेक करना है कि ये फंक्शन बन कैसा रहा है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन बन गया है तो सीआर इक्वेशन 0 0 पर ठीक है। बाकी सब पे ये पता चला मुझे, इसमें लिखो अगर मैं सीआर ये 7th 8th सीआर इक्वेशंस सेटिस्फाइड एट 0 0, इतना पता चल गया। इसका मतलब और कहीं तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, होगा तो इसके ऊपर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके ऊपर फंक्शन 0 है, होगा इसके ऊपर तो ठीक है, ऐसे चेक करेंगे हम। डायरेक्ट भी क्लेम नहीं करते हैं सीआर इक्वेशन होगी तो इसका क्या आएगा भाई? ओनली कांस्टेंट फंक्शन कैसे बोल रहे हैं? 0 0 के ऊपर कांस्टेंट नहीं बोलोगे तो भी 0 वैल्यू आ गई ना एक प्रॉपर, इसकी 0 0 के ऊपर वैल्यू चेक कर। पॉलिनोमियल बोल सकते हैं भाई, कांस्टेंट तो फिर भी नहीं बोल सकते। ठीक है, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में पॉलिनोमियल है तो ये 0 0 में। ठीक है, रियल पॉलिनोमियल ही आ गया, कांस्टेंट तो नहीं बोल सकते। यहां देखो, यहां क्या है? डेल एफ बाय डेल जेड बार निकालो। जेड जेड ये 0 कब होगा? जब x 0 0 के y ऊपर, 0 0 0 के ऊपर क्या चेक करेंगे हम? ये है भाई f ऑफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y इंटू x माइनस आइटा y, ऐसा ही कुछ है ना ये। अब करूंगा मैं x स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर y स्क्वायर। 8th में क्वेश्चन है सर ये एक तरह से। 8th क्वेश्चन बदल गया ना अभी, आई बात समझ में?
तो इसके अंदर देखो रियल जेड एफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है? Z bar divided by जेड प्लस जेड बार बाई 2। हाँ। इसको बोल सकते हैं ना रियल पार्ट को। हाँ। हम्म डेल एफ बाई डेल जेड बार निकालो इसका। 1/2 1/2 कहीं भी जीरो नहीं नहीं होता। तो ये क्या होगा? नो वे डिफरेंशिएबल। और अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो, अगर आप कह दो कि ये क्यों सोचूं मैं, है ना, ये भी तो बात है। जब मुझे फंक्शन इतना ही दे रखा है तो इतना क्यों सोचूं मैं? ये तो कॉम्प्लिकेट बना दिया ना एक तरीके से। तो इतना दे रखा है तो आप इसके हिसाब से काम करो। ux क्या आएगा आपके पास? 1 और vx क्या, ये vy क्या आएगा? 0। ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये तो नो वे डिफरेंशिएबल आ गए यहां से भी। एक ही बात है, कहीं से अप्रोच करो आप। इसको क्या करोगे? z इंटू रियल पार्ट ऑफ z। इसको भी या तो ऐसे लिख लो अब, z इंटू जेड प्लस जेड बार बाई 2। ठीक है। डेल एफ बाई डेल जेड बार निकालो, क्या आएगा? डेल एफ बाई डेल जेड बार z बाई 2, है ना। z बाई 2 जीरो का होता है 0 के ऊपर, और 0 0 के ऊपर क्या होगा? पॉलिनोमियल ही आएगा ये भी z के अंदर। ठीक है, पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। आएगा समझ में? पॉलिनोमियल तो ये पहले भी था z के अंदर, ये बात समझ लो आप। ये भी पॉलिनोमियल है z के अंदर, ये भी पॉलिनोमियल है z के अंदर, सब कुछ z के अंदर पॉलिनोमियल है। ये तो सिर्फ CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो दिक्कत होगी थी। CR इक्वेशन जहां सेटिस्फाई हुई वहां डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहां आता है अब ये, इसमें बताओ क्या है? डेल एफ बाय डेल जेड बाहर निकालोगे, यहां पर क्या आएगा? 2z कॉन्जुगेट। हाँ। ये कहां जीरो होगा? ओनली 0 के ऊपर। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल है, ये भी क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल एट 0 ओनली। ठीक है, सेट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ओनली 0 0 आ जाएगी। ठीक है, यहां आ जाओ। अब आप डेल एफ बाय डेल जेड बार जब निकालोगे तो क्या आएगा ये बताओ? 1 आएगा। 1 कहीं 0 नहीं होता ना। ये है नो वे डिफरेंशिएबल। सेट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आएगा इसका एम्प्टी सेट। 14 के अंदर मोड जेड है मेरे पास। मोड जेड का मतलब क्या होता है? रूट ऑफ ऐसा होता है क्या कुछ? इसमें CR इक्वेशन देखो कहां सेटिस्फाई करता है। ठीक है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ये अगर x को भी 0 लोगे, y को 0 लोगे तो। ये तो कहीं नहीं करेगा ये। ठीक है, लेकिन अब क्या है? f डैश z निकालना चाहते हो ना आप? 0 0 के ऊपर ये पॉलिनोमियल है क्या? अब ये पॉलिनोमियल है भाई। ऊपर रूट भी तो लगा हुआ है इसके अंदर। रूट वाला पॉलिनोमियल थोड़ी होता है। 1/2 पूरे की पावर है इसकी, पॉलिनोमियल थोड़ी है ये बात आई समझ में? तो इसको कैसे करूंगा मैं? इसका क्या करता हूं, एफ डैश जेड निकालने की कोशिश कर लेता हूं किसी टाइप से। कोशिश भी आप कैसे करोगे एफ डैश जेड निकालने की? लिमिट z goes to z नॉट f of z। ऐसे कोशिश करोगे क्या? अगर ये एग्जिस्ट कर जाएगी तो बात बन जाएगी मेरी। ये बात है ना। दूसरी बात तो ये कि CR इक्वेशन सिर्फ 0 0 पे ही सेटिस्फाई करेगी, आप चेक करोगे तो भी। ठीक है, तो 0 0 पे अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो सिर्फ 0 0 पे चेक कर लूंगा इसको मैं, और कहीं तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है ना।
z गोज टू 0 0, तो ये आएगा लिमिट z गोज टू 0 0 पे जाते ही f ऑफ z क्या है मेरे पास, मोड z माइनस 0 डिवाइडेड बाय, ऐसा ही कुछ होगा क्या, z माइनस z नोट 0 है तो z है x प्लस आयटा y। ये समझ में आया हो तो बताओ, आ गया। ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, अब आप बताओ करती है या नहीं करती। 0.0 आ गई वो फॉर्म। तो डिपेंडेंट नहीं हो जाएगी तो ये। 0.0 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना हमें। ऐसी लिमिट हो y इज इक्वल टू एम एक्स, सोचो आप ऊपर नीचे डिग्री सेम आ जाए तो y इज इक्वल टू एम एक्स मान लो ना इसको, ठीक है। एम एक्स मानते ही क्या होगा, ये तो 0 पे भी नहीं exist। कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगी ना ये लिमिट तो, ठीक है। पोलिनोमियल आता हो ना किसी टाइप का, पोलिनोमियल आता नजर आता हो तो हम डायरेक्ट बोल भी सकते हैं भाई 0 पे सीआर सेटिस्फाइड होगी, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई तो कोई दिक्कत होगी ना फिर, है ना। सेटिस्फाई करेगी सीआर इक्वेशन, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी मेरी, तो क्या है, डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा ये। आएगा समझ में। इसमें लिखेंगे हम रूट ऑफ 1 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आइटा 1 प्लस आयटा m, ये कट जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। डिपेंडेंट होने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। फाइव है इसका फाइव आंसर आएगा, नो वेयर डिफरेंशिएबल, सेट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है 1। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके बारे में क्या सोचोगे आप। ये तो पोलिनोमियल ux uy करके देख, है ना, पोलिनोमियल है तो ux uy करके देख लेंगे इसको, 0 ux uy करके देखो इसको फिर, ux is equal to 2x, uy is equal to minus 2y। v 0 है हमेशा ही, तो 0 0 पे ही सेटिस्फाई करेगी बस सीआर इक्वेशन। और 0 0 पे ये डिफरेंशिएबल है, इसको भी आप चेक कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है। चेक करना चाहोगे तो क्या करोगे आप, इसके अंदर छोड़ो ये r इंटू, साफ पता लग रहा है r मल्टीप्लाई में आएगा ना, r 0 है तो 0 कर देगा, इसमें बताओ क्या होगा। uy कौन सा निकाल रही हो? 16th में आइटा नो वे डिफरेंशिएबल है, सीआर सेटिस्फाई नहीं करती। कहीं भी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, ux तो 0 है, हाँ, ux 0 कैसे आइटा है ना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ux 0 आएगा, ux is equals to 0, uy is equals to 1, और vx क्या है, vx 1 1। और vy 0। ये दोनों सेम, एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए थे ना, ये नहीं है नहीं, ठीक है। नो वे डिफरेंशिएबल, सेट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एम्प्टी सेट। ये क्या है बताओ, इसका भी कुछ सेम ही होगा, ऐसा कुछ, इसका सेम नहीं होगा भाई, इसमें चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि 16 के अंदर ux is equal to 2x, uy is equal to 0, अब आएगा vx is equal to 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। uy is equal to माइनस vx होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ माइनस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, हाँ, ये दोनों तो इक्वल हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, कहाँ नहीं है, 0 पे तो है। 2x is equal to 2y आना चाहिए, x is equal to y आना चाहिए, ये आई बात समझ में। माइनस क्या करेगा इसमें, ठीक है। तो इसके मामले में मैं क्या कहूंगा,
इस लाइन के ऊपर पूरी के ऊपर डिफरेंशिएबल है ये, बोल सकता हूं ये बात। ux एग्जिस्ट करता है, uy भी एग्जिस्ट करता है, vx vy भी एग्जिस्ट करते हैं, ये सभी इस लाइन के ऊपर कंटीन्यूअस भी है, ठीक है। CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर दी इन्होंने इस लाइन के ऊपर, तो ये क्या हो जाएंगे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से डिफरेंशिएबल इस पॉइंट के ऊपर। ठीक। पूरा फंक्शन इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये क्वेश्चंस देखो, इसके अंदर क्या करोगे, CR इक्वेशन चेक कर लो क्या में कहां सेटिस्फाई होती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बारी आएगी तो ux आएगा 0, uy आएगा 2y, vx आएगा 2x और vy आएगा 0, ठीक है। ये करोगे आप तो अब ये दोनों तो सेम है ना, ठीक है, सेम है तो uy इज इक्वल टू माइनस vx होना चाहिए, है ना। पहले वाले में माइनस का कोई चक्कर नहीं था ना, माइनस होना चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, ये है 2y इज इक्वल टू माइनस 2x होना चाहिए, इसको हम कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू माइनस x होना चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस y। एक ही बात है, ये कौन सी लाइन आती है, ये आती है भाई ये वाली, ये ठीक है। इस लाइन के ऊपर होंगे ये डिफरेंशिएबल, ठीक है, क्योंकि ये कंटीन्यूअस भी है ना, अब एग्जिस्ट भी करते हैं, कंटीन्यूअस भी है ये। ठीक है। यहां आ जाओ 19th में, ये वाली लाइन आ गई मेरी 19th में, ux दोबारा 0 है ना, और uy क्या है 2y, vx क्या है, बताओ vx क्या है, माइनस 2x, ठीक है, माइनस लगा हुआ है ना यहाँ पे, हाँ। और vy 0 है, 0 ठीक है। अब ये होना चाहिए 2y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, ये वाली लाइन दोबारा आ गई मेरे पास, 0 से पास होगी ना ये। यहाँ कंटीन्यूअस भी है दोनों ये चारों, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। 2xy यहां आके क्या करोगे आप, 0 पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है ना। क्यों करेगी 0 पे, 20 की बात करें, ux है 2y और uy है 2x, v हर जगह 0 है, हाँ। तो 0 के इक्वल होगा, तभी जाके CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। और 0 के ऊपर क्या है, ये कंटीन्यूअस भी है सभी दोनों चारों, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एट 0 ओनली, ठीक है। ट्वेंटी वन ये गेट 2015 में आया क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, ये पूरा दे दिया ना, ये fz पूरा दे दिया, इज डिफरेंशिएबल एट दिस और नोवेयर। इसमें क्या करेंगे हम, z बार नजर आ रहा है मुझे, मोड z का स्क्वायर भी नजर आ रहा है, इसको भी z बार में लिख देंगे, सिंपल फॉर्म यूज कर लेंगे, डेल f बाय डेल z बार, ये आएगा z प्लस आइटा इज इक्वल टू 0। CR इक्वेशन तो यहाँ सेटिस्फाई करेगा ये बस, और कहीं तो CR इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हो सकता है। नोवेयर के लिए क्या है, आप क्या चेक करोगे नोवेयर के लिए, ये क्या है भाई, ये इसके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, यही चेक करोगे ना आप, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, जब चेक करोगे आप तो ये आएगा वैसे तो पॉलिनोमियल ही है ये, लिमिट में तो कोई दिक्कत होगी नहीं ना, करेगी ना लिमिट एग्जिस्ट, तो फिर क्या होगा, ये माइनस आइटा के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। लिमिट वाला फॉर्मूला लगा के देख लेना, हमारा अगर एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है, तो इसका बी आंसर आ जाएगा। अब एक नोट लिखो, e रेज़ टू द पावर z sin z cos z are differentiable everywhere। ठीक है,
इन ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पूरी के अंदर डिफरेंशिएबल होंगे। इतना लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 22 आएगा ना मेरा, e की पावर z बार के बारे में बात करेंगे, साइन z बार के बारे में बात करेंगे, कोस z बार के बारे में बात करेंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ना मैं अंदर, एक ही बात है, बाहर लिखो या इसको z के ऊपर लगाओ। इसमें क्या होगा, z बार नजर आ रहा है मुझे, सिंपल फॉर्म लगाने की कोशिश करूंगा मैं, कुछ डेल f बाय डेल z बार निकालूंगा 22 के अंदर, e की पावर x माइनस i तक। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट ही निकाल दो ना इसको, e की पावर z बार ही आ गए, तो ये जीरो हो सकता है क्या कहीं पे, नो सर। तो ये है नो वेयर डिफरेंशिएबल, ठीक है। ठीक है। ये तो है हर जगह, लेकिन बार लगाते ही क्या हो गया, नो वेयर, ठीक है। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, साइन z बार। कोस z बार, इसको जीरो होना पड़ेगा तभी जाके सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, बाय 2 के मल्टीपल। ठीक है। पाई बाय 2 के मल्टीपल पे जीरो होता है ना, ये z बार पाई बाय 2 का मल्टीपल होना चाहिए कुछ ना कुछ, और z बार रियल है तो z बार z के इक्वल ही होगा। ठीक है। ये बात समझ में आई, पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा तो कुछ ना कुछ रियल ही है वो तो। इज इक्वल टू 0 इफ, ठीक है। सिर्फ यहां डिफरेंशिएबल होगा ये, और कहीं नहीं होगा। कोस z बार की जब बात करोगे आप तो क्या करोगे, डेल f बाई डेल z बार निकालोगे, साइन z बार माइनस आई प्लस आई, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना मुझे, जीरो बनाना मुझे, तो ये z बार इज इक्वल टू n फाई, है ना।